चलिए, तो दीज आर द टॉपिक इन दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, क्या टॉपिक्स हैं भाई? फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, फेडरल कंट्री और यूनिटरी कंट्री में क्या फर्क है वो समझेंगे। तीसरी चीज सैलेंट फीचर्स यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरेशन या फेडरलिज्म बना कैसे, ठीक है, कोई भी चीज जब बनती है कोई ना कोई एम या मकसद मोटिव होता है, वो देखेंगे। इंडिया को क्या क्या चीजें हैं, हम क्या की पॉइंट्स या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, हम लोग ऐसी कौन सी पॉलिसीज जो हैं जिसको हम अप्लाई हैं, क्लियर है। आगे, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, क्लियर। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स वेरी गुड, ठीक है, द डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस, ठीक है। लास्ट टॉपिक रहेगी हमारी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया यानी डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया। दो टायर तो हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, 2 tiers, एंड थर्ड टियर विल बी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, सो दीज आर 4 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। चलो, पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने सिविक्स में एक चैप्टर पढ़ा था, दैट वाज द पावर शेयरिंग, है ना, याद आ गया। उसमें हमने 2 केसेस पढ़े थे, एक तो पढ़ा था बेल्जियम का, एक पढ़ा था श्रीलंका का, ठीक है। जो बोल रहे हैं उसको सुन लोगे, समझ लोगे तो ये भी समझ लोगे, ठीक है ना। तो बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर भी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा डिवीजन था। वहां एक ही टाइप की गवर्नमेंट थी, दैट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वहां पावर शेयर नहीं थी, अलग अलग डिवीजन में, क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वहां की गवर्नेंस ने क्या किया, पहली चीज, जो लैंग्वेज में डिफरेंसेस थे उसको खत्म करने के लिए उन लोगों ने उन्हीं लैंग्वेजेस के लोगों को जगह दी अपने पार्लियामेंट में, ठीक है, सेंट्रल पावर में उनको जगह दी। दूसरी चीज, जो पूरा एब्सोल्यूट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, पहले स्टेट गवर्नमेंट मोहताज थी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम होगा वो हमें कबूल करना पड़ेगा, वो चीज उन्होंने कट ऑफ कर दी। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब कुछ पावर आपके पास भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम में। फिर हमने पढ़ा था किसमें, श्रीलंका में। वहां पर भी लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन था, दूसरी चीज पॉपुलेशन की सॉरी रिलीजन का डिफरेंशिएशन था, ठीक है। वहां की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं लिए जिसमें सबका साथ सबका विकास हो, वो काम किसने किया था, बेल्जियम ने, ठीक है। तो उनकी जो हम अगर उनकी गवर्नेंस की बात करेंगे तो वो होगी तुम्हारी यूनिटरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिकैमरल, इसमें कहीं आएगा नहीं लेकिन हम तुम्हें बता दे रहे हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट को बोलते हैं यूनिकैमरल, ठीक है। और जो पावर एक से ज्यादा स्टेट में डिवाइड होती है, मोर देन टू, वो बाइकैमरल है, क्लियर है। तो तुमने बेल्जियम में देखा उन्होंने बाइकैमरल का तरीका यूज किया, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बाद भी सभी लोगों को साथ में रखा कि किसी को भी अकेला या कमतर महसूस ना हो, ठीक। वही चीज तुम्हारी इसमें लिखी हुई है, ये तुम्हारा क्या है, एक बैकग्राउंड जिससे तुम समझ पाओगे फेडरलिज्म, ठीक है। तो देखो, नाउ आई एम जस्ट रीडिंग, जो अभी बताया वही चीज यहां पर है, अगर अलग अलग है तो फिर बताओ। Before the constitutional amendment of 1993, state government in Belgium had powers, but these powers were given by the central government. ठीक है, total power थी central government के पास, and the central government can withdraw these power at any time. ठीक है, impose भी वो कर सकती है, withdraw भी वो कर सकती है, लेकिन state के पास पावर नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बटे ही थे इतने लैंग्वेजेस वगैरह में, क्लियर है। आगे क्या हुआ, लेकिन जब अमेंडमेंट होता है 1993 के बाद, तो स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ पावर कि ठीक है, आप लोग जो स्टेट वहां पर है आपको भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं, क्लियर है, एज सेपरेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है। जैसे स्टेट की बात आप करो, पहले सेंट्रल की बात करते हैं, तो सेंट्रल के पास जो रेवेन्यू आता है वो इनकम टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल के पास जाएगा। स्टेट की बात करोगे, ठीक है,
तो स्टेट में जो तुम्हारे स्टेट के अंदर जो भी लैंड टैक्स वगैरह जो होते हैं या जो तुम्हारा वाटर टैक्स हाउस टैक्स होता है वो स्टेट के पास जाता है। तो ये चीज उन्होंने डिवाइड कर दी कि तुम भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल सकते हो। जैसे कि जब किसी भी स्टेट की सरकार बदलती है तो नई सरकार नई रूल्स लेकर आती है, ठीक है। एक और सरकार बदली थी इन आर स्टेट, क्लियर है। जब वो सरकार बदली तो वो एक रूल लेकर आए थे, जिसको याद हो हाथ ऊपर करना है। बढ़िया रूल था, बढ़िया भी था, कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए बुरा था। वो रूल ये था, एक उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, एंटी रोमियो स्क्वाड। याद आया? याद आ गया? नाम से कुछ समझ में आ रहा? एंटी रोमियो स्क्वाड? नहीं? रोमियो मर्डर नहीं करते, ठीक है। हाँ वेरी गुड, तुम तो समझ गए। हाँ गुड, दिस वन। ठीक है, क्या बोल दिया, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसमें ये होता था कि कोई भी दो मेल या फीमेल, क्लियर, इफ दे आर सिटिंग एट अ प्लेस तो पुलिस हैज द राइट टू इंट्रोगेट देम। ठीक है, कई लोगों में पड़ गए, ठीक है, कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसके ऊपर। थोड़े बड़े हो जाओ पहले। उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? तो देखो, गवर्नेंस बदलती है तो होता क्या है, कुछ ना कुछ नए रूल्स आते हैं। जैसे देखो, एक और गवर्नमेंट आई थी ना, यूपी, उन्होंने एक बढ़िया पुलिस सर्विस करी थी। डायल कुछ नंबर था उसका कि भाई, हाँ वेरी गुड, ठीक है, कॉल करोगे फटाफट से वो जीप आपके पास पहुंच जाएगी। तो सेवाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये पावर स्टेट को दी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बेल्जियम और श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका ने उसका कोई भी फायदा नहीं उठाया, मिसयूज किया, वहां पे राइट्स हुए, मैसेकर्स हुए, मासूम लोगों की जान गई, क्लियर। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे जो पीपल्स हैं, हमारे सिटीजन है, वो हमारी एसेट्स हैं, हम मैसेकर नहीं होने देंगे। ये था तुम्हारा बैकग्राउंड, क्लियर है? चलो, कुछ और भी है। Thus in 1993 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो तुमको यूनिटरी बताया था कि पूरी ताकत सेंटर के पास है, वो यूनिटरी या यूनिकैमरल है। जब वो पावर डिवाइड कर देती है स्टेट में या स्टेट के नीचे, कुल मिला के दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में अगर पावर डिवाइड है तो वो कंट्री कहलाती है फेडरल कंट्री, ठीक है। व्हेन द पावर ऑफ गवर्नेंस is divided into two or more than two tiers is known as, that country is known as a federal country। क्लियर हो रही है कहानी? लेकिन श्रीलंका जो है उसने वो काम नहीं किया, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी रही, ठीक है ना। तुम्हारी कहानी स्टार्ट होती है फेडरलिज्म की अब यहां से, ठीक है। अब आप देखो, ये क्या है? पेस्ट्री है ये, ठीक है। तो आप जिस तरीके से देख सकते हो, उन्होंने क्या बताया, ये पेस्ट्री जो है ये पूरी एक कंट्री है। कंट्री समझ लो ऐसे, ठीक है। तीन पार्ट्स में डिवाइड है गवर्नेंस इसकी। फेडरल यानी कि तुम्हारा सेंट्रल, ये टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है। फिर तुम्हारा स्टेट हो जाएगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट। फिर लास्ट में हो गया तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट। ये जो सेंट्रल है ये रूल करेगी ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। स्टेट एक पर्टिकुलर राज्य तक उसकी पॉलिसी चलेगी, क्लियर है। ये नहीं कि आज नई सरकार बनी है किसी एक स्टेट में, वो अगले स्टेट में भी उसकी पॉलिसी चलेगी, नहीं भाई, दायरे में रहो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फेडरलिज्म, जो हमने तुमको डेफिनेशन बताई थी। फेडरलिज्म है क्या, की पॉइंट्स इसके और अच्छे से देख लेते हैं। कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो बता दिया, क्लियर है इतना। आगे देखो कि जनरली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट। जनरली कम से कम दो तो होना ही चाहिए, दो से ज्यादा हो वो एक अलग बात है, लेकिन मिनिमम टू, क्लियर, वो फेडरल कंट्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये भी बता चुके, कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। स्टेट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट एंड लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। उसकी हदें, उसकी जो सीमाएं हैं, पॉलिसीज हैं, वो अपने स्टेट को लेकर ही रहेंगी, स्टेट के बाहर की कोई पॉलिसी नहीं। बोथ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
ठीक है ना, दोनों के अपने दायरे हैं, दोनों की अपनी पावर्स ऑथोरिटीज हैं, वो उसको फुलफिल करेगी। डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है बॉस बताओ। है? हाँ, शक में हो? अब यकीन कर लो, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्या डिफरेंस है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईच ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट सबोर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो तो देखो भाई, यूनिटरी समझ लो, यूनिटरी यूनिट, एक यूनिट की बात चल रही है, जिसका पावर, जिसकी ऑथोरिटी पूरी कंट्री में चल रही है, ठीक है ना, दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है ना। हाँ, या तो वही रूल कर रही है, या उसने अपने सबॉर्डिनेट्स बैठा के रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे भाई देखो, जो राजा हुआ करते थे, चाहे वो नवाब रहे हो या राजा रहे हो, राज्य वो सेंटर से ही करते थे, लेकिन अब किंगडम उनका इतना फैला हुआ था तो वो अपने सूबेदार या गवर्नर्स को भेज दिया करते थे। तो गवर्नर अपना रूल थोड़ी ना खुद चला रहे कि भाई पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नर बना दिया, वो कह रहा नहीं मैं गवर्नर हूं, तुम कौन हो, मेरा ही राज चलेगा, नहीं। राज नवाब ही पहुंचाएगा वहां पर, ठीक है ना। जो उसके ऑर्डर्स रहेंगे वो अपने मैसेंजर से पहुंचाएगा, पहले व्हाट्सएप या कॉल तो होता नहीं था, पहुंचा दिया, ठीक है भाई, जो भी दिन लग रहा है, ये नया पैगाम है, फरमान है, इसको फुलफिल करो, ठीक है। दैट इज यूनिटरी। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये है तुम्हारा सेंटर का, यूनिटरी का। फेडरल में क्या है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो अभी हमने बताया, एक नेशनल हो गया, नेशनल भी कह सकते हो, ठीक है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, ठीक है। चलो आगे देखो। But in federal system, the central government cannot order the state government to do something. Point to be noted here is that कि but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. यानी कि कोई चीज इम्पोज नहीं कर सकती है, क्लियर है। कोई चीज का मतलब ये है कि हर चीज इम्पोज नहीं कर सकती है उसके ऊपर। जैसे देखो भाई, कई रूल्स हमारे यहाँ है जो पूरी इंडिया के ऊपर लगे, जैसे एक आया था डिमोनिटाइजेशन, याद आ गया। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक स्टेट में लगाओ, सेंटर का था, यस, ये भी एक है, क्लियर है। तो हर एक चीज इम्पोज नहीं कर सकती, उसके भी रीजन, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, अभी एक पॉइंट था ना, कि जैसे एक कई स्टेट जो है हमारे देश में लैंग्वेज के ऊपर डिवाइड हुए, ठीक है। अब वो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती नहीं भाई अब तुम जिस बेस के ऊपर तुम्हारा बना हुआ था वो लैंग्वेज नहीं चलेगी, नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो चीज हो गई वो हो गई, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हुई है वो, ठीक है। तो हर चीज इम्पोज नहीं हो सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन एंड इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट के अंदर कोई भी सीएम या उनके जो भी मंत्रिमंडल वगैरह है, उनकी सहमति से जो भी रूल बनता है, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट एनी राइट टू इंटरफेयर, ठीक है ना, दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। बोथ द गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। बस फर्क ये है, यस, ठीक है। देखो फर्क ये है, बस छोटा सा फर्क ये है कि स्टेट का जो लीडर है, वी ऑल नो सीएम, उसकी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अपने स्टेट तक है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो पहुंच है, जो पकड़ है, वो पूरे स्टेट्स तक रहेगी। बताओ। अभी देखो, पॉलिटिकली नहीं, फेडरल कंट्री तो उनको भी मानोगे, क्योंकि उनकी भी तो पावर डिवाइड से है। वो एक बात अलग है कि अब आर्मी संभालने लगी है, अब उसको अंदर ही अंदर की चीजें अलग है। देखो कई चीजें यहाँ पे भी आप पढ़ोगे, हमने क्या बोला, क्या है, समझना चाहिए।
स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन, ये हो चुका था अपना, ठीक है। आगे देखो, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो यहां पर कि देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉइंट बार बार आ रहा, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। डिफरेंट layers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction, ठीक है। jurisdiction means the authority to interpret or to make laws, ठीक है, और to force law, that is jurisdiction। तो हर एक, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो या वो स्टेट मिनिस्ट्री हो, दोनों ही टायर को खुद के कुछ ऑथोरिटीज वगैरह मिली हुई है, ठीक है। चाहे आप लेजिस्लेशन की बात करो, उनके टैक्सेस की बात करो, या उनका द वे ऑफ कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें, ठीक है ना। तो सबके अपने रूल्स हैं यहाँ पर। द jurisdiction of different levels of government are specified in constitutional itself। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही से चीजें सब मौजूद हैं कि देश की बात करें, पूरे देश की बात करो, या किसी राज्य की बात करो, या मेरे ख्याल से किसी गांव या छोटे से शहर की बात करो, everything is mentioned in the constitution। Thus the existence and authority of each tier government is constitutionally guaranteed, ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, ये एक बढ़िया सा पॉइंट है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है। कि कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री या स्टेट मिनिस्ट्री आपस में बैठ जाए और बोले आज से ये रूल लग गया या आज से रूल हट गया, नहीं भाई। एक प्रॉपर तरीका है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, 2 हाउसेज है, क्लियर है। 2/3 वोटिंग होगी, सहमति 2/3 अगर मिल जाएगी किसी भी चीज को लेकर, तो वो बन जाएगा आपका लॉ, ठीक है। तो कोई भी चीज आप यूनिलेटरी यहाँ पर नहीं बदली जा सकती, ठीक है। कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक। तो फिर जुडिशरी बीच में आएगा, मतलब अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई इश्यू हो गया तो वो जुडिशरी ही देखेगा, क्योंकि 2 स्टेट आपस में बीच में मान चलो जमीन को लेकर या कुछ पॉलिटिकल चीज आ गई है, तो फिर जुडिशरी के पास जाएगा वो। भाई जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, ठीक है। लेट मी डिफाइन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही आपके बढ़िया जुडिशरी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सवाल पूछा वही ये है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो जुडिशरी जो है वो एज एन एम्पायर का काम करेगी बिटवीन द टू गवर्नमेंट, ठीक है ना। आगे, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मींस फ्रीडम, ठीक है। जो अभी हमने शुरू में बताया कि भाई स्टेट जो है, इनकम टैक्स कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो सेंट्रल के पास ही जाए, ठीक है। बाकी कोई एक स्टेट के लोग रहने वाले हैं, उसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब टैक्स जो है वो स्टेट के पास जाता है, ठीक है ना। दस द फेडरल सिस्टम हैज द डुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब फेडरल देखो, एक चीज अपने रूट में लगा के रखो, हर चीज फेडरलिज्म से मिल रही है, हर चीज फेडरलिज्म की ही बात हो रही है। अगर उसको अपने बेस से हटा दोगे, फिर ये सब चीजें बेसलेस लगेंगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है फिर। फेडरलिज्म चैप्टर की टॉपिक याद रखा करो बस, ठीक है। तो क्या लिखा कि फेडरलिज्म के पास 2 ऑब्जेक्ट यहाँ बताया गया, क्या। पहली चीज कि भाई फेडरल कंट्री तो हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम यूनिटी, कंट्री में यूनिटी बरकरार रखी जाए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब क्योंकि सेंटर बताया पूरे देश का हो गया, तो उसे पूरे देश की यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी। रीजन की बात करोगे तो तुम्हारे फिर स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टेट्स का भी ये कर्तव्य है कि वो उस स्टेट में जो अलग अलग रीजन्स जो हैं वहां के लोगों के क्या बोलते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि हमारे देश में जो है लैंग्वेज को लेकर भी देश बने हुए हैं। जैसे तुम बात करो केरला, केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। मलयालम, सही, मलयालम। तमिलनाडु, तमिल।
तो ये लिंग्विस्टिक बेस पर ही तो बना हुआ है। क्लियर है कि लोग फिर आगे जब आप पढ़ोगे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही थी उस वक्त की बात करें, शुरू में देश की आजादी होने के बाद उन्हें लगा कहीं हमारे यहाँ वैसा ही कुछ ना होने लगे जो श्रीलंका वगैरह में हुआ। पहले पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने कहा यार अब तो लैंग्वेज के ऊपर सब करने लगे, तो उन्होंने कहा फिर से वही मैसेकर वगैरह ना हो। ठीक है, तो पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर उनके लगा कि ठीक है अब लोग अगर ऐसे ही यूनाइट होना चाहते हैं तो ठीक है, तो हम अब स्टेट्स को लैंग्वेज के उसमें डिवाइड कर देंगे, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलने लगा। ठीक है ना। तो क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी बरकरार रखो। रीजनल डाइवर्सिटी में और चीजें समझ लो कि रीजन में भी अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग उनके कल्चर्स होते हैं। ठीक है, उनकी जो डाइवर्सिटी, जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं, उनको कुचलना नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तेज बोला करो। हाँ, टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। दो पॉइंट और बताए गए, ये दो एस्पेक्ट्स बहुत ही जरूरी है टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म। पहली चीज क्या है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, क्या बताया गया कि गवर्नमेंट चाहे वो डिफरेंट लेवल की, चाहे वो सेंट्रल की बात करो या स्टेट की बात करो, जो इसके पहली कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था कि दोनों में से किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि किसी के उसमें इंटरफेयर करे। ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है वो उनको आप करने दो। दूसरी चीज, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड, अबाइड यानी कि बंद के रहना, बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और जो जिस मिनिस्ट्री के अंदर है, सेंट्रल मिनिस्ट्री अपना काम ईमानदारी से करते रहे पूरे देश के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट विदाउट एनी डिवीजन ऑफ पीपल्स, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वो सबके वेलफेयर में काम करती रहे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म। जिस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए आता है कि टू फॉर बाय, यानी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अगर यही नहीं हो रहा, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही नहीं हो रहा है, तो देन देयर इज नो डेमोक्रेसी। क्लियर। तो ये सब चीजें हैं, तो इट्स अ फेडरलिज्म, चाहे वो दो में डिवाइड हो या दो से ऊपर। आगे देखो, हिस्टोरिकल कंटेस्ट इन विच फेडरेशन वर फॉर्म। ठीक है ना। अब जैसे हमने बताया था, कोई भी चीज जो बनी है वो एक दिन में नहीं बनती है, उसको बनाने के कुछ मोटिव्स होते हैं। ठीक है, वो मोटिव्स यहाँ पर देखते हैं। और कितने टाइप की फेडरेशन होती है वो भी यहाँ देखोगे कि फेडरेशन आर नॉट फॉर्म्ड इन वन डे, बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। बेल्जियम जो शुरू में बताया, जरूरत पड़ी तभी तो वो फेडरल कंट्री हुई। समझ में आया। जब वहां लिंग्विस्टिक इतने मतभेद होने लगे, रिच पुअर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब इनको हिस्सा पार्लियामेंट में दे देते हैं कि सब खुश हो जाएंगे उससे। ठीक है ना। तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है हर चीज के पीछे। तो इन ऑल द फेडरेशन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव सेम टाइम ऑफ पावर्स। ठीक है, दोनों के पास अपने अपने अलग इख्तियार है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होती है वो सेंट्रल ही होती है। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू फेडरेशन, यानी अलग अलग फेडरेशन, अलग अलग पावर। पहली फेडरेशन देखो, पहली फेडरेशन है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, ये टाइप है फेडरलिज्म का। ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इसमें जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। क्लियर है, और एक फेडरेशन, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। हर एक स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी होती है। ठीक है ना। ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तीन जगह, दैट इज यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है। तो ये कमिंग टुगेदर फिर से समझ लो, अलग अलग स्टेट्स। ठीक है, आई एम टॉकिंग, यहाँ स्टेट्स का मतलब राज्य नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज। ठीक है, आपस में मिल जाएं, उनकी सॉवरेनिटी उन्हीं के पास रहेगी। ठीक है, लेकिन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पावर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कमिंग टुगेदर है ना। दिस इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन वेयर यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पहला टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये हमारे इंडिया में चलता है। ठीक है, अब होल्डिंग समझ लो, ये एक पर्टिकुलर चीज है, आई एम होल्डिंग, कोई चार पांच चीज नहीं दी हुए है, होल्डिंग एक चीज है, आई एम होल्डिंग दिस। क्लियर है, वही चीज इसमें है। In this type of government, a large country decides to divide its power between the states and the central government. अब इसमें एकमात्र एक कंट्री होती है, क्लियर, जो खुद को अलग अलग स्टेट्स में बांट देती है। ठीक है ना। रूल चलेगा उसी हेडक्वार्टर का जहां सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी।
क्लियर है। लेकिन उस पावर को स्टेट्स में भी डिवाइड कर दिया गया और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग रहेगी, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग रहेगी। जैसे हमारे अलग अलग राज्य हैं, क्लियर है, लेकिन पावरफुल सेंटर ही है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। समटाइम्स सम स्टेट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, जैसे हमने वही बताया कि तमिलनाडु हो गया, ठीक है, या हम लोग वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया तमिलनाडु, कल्चर बेसिस पे हो गए तुम्हारे ये जो ईस्ट साइड्स में, हाँ यही वाले, ठीक है। तो इनको कल्चरल बेसिस पे कुछ इनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं, क्लियर है। तो ये तुम्हारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और ये तुम्हारे इंडिया स्पेन बेल्जियम, ठीक है, जो भी बेल्जियम में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। चलो, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ठीक है, वो टॉपिक अलग, ये टॉपिक अलग। अब वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। पहली चीज कि ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज, फेडरलिज्म की जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है उनको चुना गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, नथिंग इज आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दो हैं, सेंटर और स्टेट। ये सब कीज बताई जा रही है, क्लियर है, दिमाग में वो अपने रखो, लिंक बना के रखो। क्या लिंक है, टॉपिक क्या है हमारी, कि इंडिया को क्या फेडरल बनाता है। तो पहली चीज तो ये बताई गई कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मौजूद है कि इंडिया शुड बी फेडरल। दूसरी चीज क्या बताती है, फेडरल कैसे, हमारे यहाँ पावर डिवाइड है, सेंटर अलग, स्टेट्स अलग, ठीक है ना। फिर 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं और फिर एक तीसरी टीयर स्टार्ट होती है, दैट इज पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ईच टायर ऑफ फेडरेशन हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ये बता चुके, टू इंटरप्रेट, क्या था, ज्यूरिसडिक्शन, याद नहीं आ रहा किसी को, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज एंड टू मेक लॉस, ठीक है ना। पावर की बात हो रही है, तो हर एक टायर के पास खुद के कुछ इख्तियार हैं, कुछ पावर्स हैं। ये सब इसको कहां से मिला, टॉप पे आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यूनियन स्टेट। ये हॉरिजॉन्टल की, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल, या सॉरी, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल, ये हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन, स्टेट, लोकल, ठीक है, जैसे तुम बोलते हो सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कौन बताएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वेरी गुड। तो भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल की, तो इसमें तीन लिस्ट है। फेडरलिज्म की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, तो अब तुम आ जाओ पहले यूनियन लिस्ट पे, ठीक है ना, बढ़िया है, ठीक है ना, तुम्हें भी बहुत आगे चलना है अपन को, ठीक है, गुड, बढ़िया, पानी पीते रहो बीच बीच में। आगे, इंक्लूड्स, अच्छा अब यूनियन लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ, देखो यूनियन जैसे तुम्हें बताया, सेंटर की बात हो रही, तीन, ये लिस्ट तीन में डिवाइड है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। आसान भाषा में समझ लो, जो यूनियन लिस्ट है इसके लॉज जो है पूरी कंट्रीज में अप्लाई होंगे, स्टेट के स्टेट वेलफेयर के लिए, और कंकरेंट वो लिस्ट है कि दोनों में ही चलेगा, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है ना, यही कहानी है जिसको हम पढ़ के बता रहे हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, देखो डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, या बैंकिंग कम्युनिकेशन, या सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, क्लियर, ये सब जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट नहीं छाप सकती है करेंसी वगैरह, इतना याद रखें आप, ठीक है। या ये जो डिफेंस डिफेंस का काम, या जो फॉरेन अफेयर्स वगैरह होते हैं अब्रॉड वाले, ये सब चीजें उन्हीं के पास जाएंगी, सेंटर के पास। These subject need a uniform policy throughout the country, और ये यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, यानी एक ही जैसी, क्योंकि सेंटर संभाल रहा है, सो इट्स अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। द यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, स्टेट इख्तियार नहीं है उसके पास, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब तुम दूसरे पे आओ, दैट इज स्टेट लिस्ट। इसमें क्या आएगा, इसमें पॉलिसीज बनेंगी, स्टेट की पुलिस कैसी हो,
ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ दिनों बाद फिर वो डिसॉल्व भी हो गई थी। क्लियर है, लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे उस चीज का। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, ये पूरे डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट, और इनसे जो भी रेवेन्यू जेनरेट होगा वो स्टेट के पास जाएगा। क्लियर कहानी। स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट, सेंटर नहीं करेगी कुछ। आगे आओ, कंकरेंट लिस्ट, जैसे बताया ये दोनों के लिए काम करेगी। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, जैसे हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन का आया था, तो उसमें कोई भी बच्चा 6 साल से 14 वर्ष का है, ईयर्स का है, वो क्या कर सकता है, उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी। ठीक है ना, मिड डे मील की सुविधा मिलेगी, ऐसा है ना। तो ये तो पूरे सबके लिए है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स। ठीक है, all states in India do not have some same power, some enjoy special status. जैसे if we talk about Jammu and Kashmir, so before 31st October 2019, ठीक है, कोई भी इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर का रेसिडेंट नहीं है उसको राइट नहीं था कि वो वहां पर जाकर जमीन खरीदे। क्लियर है। बट आफ्टर 31st October 2019, ये जो आर्टिकल 370 जो था, 371, इसके बाद फिर राइट मिल गया कि ठीक है तुम वहां पे जा सकते हो, रह भी सकते हो। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, फ्लैग भी उनका अलग था, लेकिन अब तुम वहां जाकर जमीन भी खरीद सकते हो इफ यू हैव मनी। ठीक है, जगह बहुत अच्छी है लेकिन, हाँ, ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि देखो आ तो रहा है वो इंडिया के अंदर ही। ठीक है, तो फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये, तुम जहां चाहो वहां जाके रह सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई भी लीगल व्यापार कर सकते हो। तो फिर वहां जाकर जमीन क्यों नहीं खरीद पा रहे हो? हाँ, ये बहुत लंबा इसका बैकग्राउंड है। जब ये जो यहाँ के राजा थे, क्लियर है, राजा से बाद वो कहानी स्टार्ट होती है, तो फिर उन्होंने कहा था ठीक है हम बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, हमारा खुद की चीजें रहेंगी। वो एक लंबा, और अपने पास बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं, लेकिन इसके बाद चेंजेस हो गया। नाउ यू कैन लिव, यू कैन बाय। ठीक है, the state of Jammu and Kashmir had its own constitution. Similar special provision also exists for some other states such as नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम वगैरह। ये जो चीजें हैं ये सब तुम्हारे ईस्ट में पड़ती हैं। क्लियर है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में जाओगे तो ईस्ट साइड पड़ेंगी। यहाँ पर ट्राइबल पीपल्स, अलग अलग उनके कल्चर्स हैं, तो उनको कुछ अलग प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो किसी और को नहीं। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, स्टेट्स तो पढ़ ही लिए। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? ये साइज में एज कंपेयर टू स्टेट्स ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं होती हैं, एरिया ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो अलग से सीएम या ये सब क्यों रखना है? तो उसको जो रूल करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। देखो बॉय, अकेले आ जाओ, जल्दी जल्दी। अरे तुम नहीं आओ, वो आएगा पीछे वाला। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, और आगे से बॉय ऐसा करना नहीं, नहीं यहीं पे तुम्हें खड़ा करेंगे। हाँ, यस। आई टोल्ड यू स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। ठीक है ना, स्पेशल प्रिविलेजेस है। वहाँ की जो पुलिस वगैरह आती है वो स्टेट के अंडर नहीं आती, सेंटर के अंडर आती है वहाँ की स्टेट, क्योंकि यूनियन टेरिटरी। कहानी आगे बढ़ाते हैं कि यूनियन टेरिटरीज आर द एरियाज व्हिच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट व्हिच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे तुम लोग बात करो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कभी उसकी वीडियोस देखना, बहुत बेहतरीन जगह, वहाँ का पानी और ये सब आप देखोगे, लक्षद्वीप वगैरह ये सब। तो ये ऐसे हैं कि छोटे भी हैं, आप मर्ज भी नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, उसको इंडिपेंडेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको उसके ऊपर रूल करती है। यूटी enjoys very little power and do not have the powers of a state. Union government has special powers in running these UTs. ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरीज। पावर शेयरिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो पावर शेयरिंग है ये क्या है भाई? ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो शुरुआत में ही पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है ये चीज कि आर कंट्रीज ऑफ फेडरल कंट्री। सो
पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग ऑन इट्स ओन। एनी चेंज इज पॉसिबल कब? जब 2/3 मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में, जब 2/3 मेजोरिटी होगी तब वो पास होगा। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द, रेटिफाइड मींस टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल, उसको बोलते हैं रेटिफाइड। टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल। तो होगा क्या, जब 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी उसके बाद लेजिस्लेचर में उस एग्रीमेंट को क्या कर दिया जाएगा, ऑफिशियल घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 की। ठीक है, अब जुडिशरी की बात करेंगे। तो जुडिशरी जैसे हम लोग पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है दोनों के बीच में तो जुडिशरी एज एन एम्पायर का काम करेगी, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट विल मेक अ डिसीजन। ठीक है, अब ये राज्य वगैरह या देश वगैरह चलाने के लिए क्या रिसोर्सेज है, कहाँ से वो पैसा आता है? ठीक है, टैक्सेस से आता है। देखो भाई, in order to run the government and to discharge the responsibilities, union and state government have the power to raise financial resources by levying tax। ठीक है, टैक्स लगाकर। अब सेंट्रल, जो शुरू में बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से टैक्स मिलता है? इनकम, सेंट्रल एक्साइज यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट को कहां से मिलेगा? एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, ये तुम्हारे थिएटर्स वगैरह जो भी हैं या जो तुम्हारे मेले वगैरह लगते हैं स्टेट्स में, वो। वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो स्टेट टैक्स को रेवेन्यू यहां से मिलता है और फिर स्टेट का वेलफेयर होता है। ठीक है, हर पॉलिसी सही है तो। बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, जो भी माल आ रहा है या जा रहा है, कस्टम। ठीक है, आगे देखो, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, पीछे पढ़ चुके, वही पॉइंट क्या है, रिपीट होंगे, देख ले रहे हैं, उसमें से कुछ अलग होगा तो एक्सप्लेन करते हैं। कि सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओनली। रियल सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो सिर्फ देश को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करने से ही आप फेडरलिज्म को प्रैक्टिस नहीं हो सकता। प्रैक्टिस काहे से हो सकता है? वहां का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए कि लोगों से लोगों के लिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है ना, वही चीज आगे पढ़ोगे कि लोगों के लिए, लैंग्वेज के बेसिस पे भाई देश बनाए गए, सॉरी स्टेट्स वगैरह बनाए गए। ठीक है, तो इट इंश्योर्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, देखो भाई, फेडरलिज्म तो कर लिया तुमने, सरकार तो तुमने बदल ली, मकसद क्या था सरकार को डिवाइड करने का? कि हम इफेक्टिवली रूल कर पाए। ठीक है, इफेक्टिवली रूल करने के लिए डाइवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है कि किस जगह कैसे लोग रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका खाना पीना और उनका त्यौहार वगैरह कैसे क्या है। एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, क्लियर है। और उस गवर्नेंस की ये डिजायर होनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना है, क्लियर है। वी डोंट वांट एनी मैसेक्योर और समथिंग एल्स। अब जो चीज पड़ी थी यहाँ पर, जो अभी तुमको बताया था, क्या बताया था, कैसे प्रैक्टिस होता है? डिवाइड कर लिया, डाइवर्सिटी को समझो और पूरे देश को एक लेकर चलो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या टॉपिक बनी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। जैसे तुम्हें यहाँ बताया था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा चलती है? आंध्रा, ये कौन सी भाषा है? ठीक है, महाराष्ट्र में तो सबको पता होगी, वेरी गुड, लिख नहीं रहे, टाइम लग जाएगा। तमिलनाडु तमिल, केरला मलयालम, गुजरात गुजराती। ठीक है ना, these are the linguistic states which were built या which were made on language basis। और कुछ स्टेट जो है भाई वो कल्चर बेसिस पर, ठीक है, एथनिसिटी यानी वहां के लोगों की क्या बिलीव्स हैं उनको लेकर बनाए गए, जो हमने बताया वो तुम्हारे ईस्ट साइड जैसे कि ये नागालैंड वगैरह हो गए। ठीक है, When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जो तुमको शुरू में बताया था वही चीज यहाँ पर आ गई कि जब ये सब बातें आगे उठी तो हुआ क्या कि some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country। इससे हमारा देश बढ़ जाएगा जिस तरीके से रिलीजन के बेसिस पर बढ़ गया। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया, उस तरीके से अगर हम लोग लैंग्वेज को इतना बड़ा इश्यू बनाएंगे तो मे भी हो सकता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर वो एक अलग कंट्री बन जाए। तो शुरू में डरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, जो तुमको बता चुके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने भी बोला नहीं होना चाहिए ऐसा।
But the experience has shown that the formation of linguistic state have actually made the country more united and administration more easier. हुआ क्या कि इतने सारे फिर तुम्हारे क्या होते वाक्य उसको क्या बोलते स्ट्रगल्स वगैरह हुए और फिर रैलीज वगैरह निकली तमिल साइड से यानी ऑल ओवर इंडिया सब लोग ये बोल रहे हैं भाई हमें अलग अलग जो भी इनके लिंग्विस्टिक इलाके हैं हमें उसके बेसिस पर अपना एक स्टेट चाहिए। हुआ क्या ऐसा ही करना पड़ा कई लोग मर गए थे एक लीडर थे जिनका नाम अभी जहन में नहीं है तो उन्होंने कई दिनों का उपवास रखा उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो मतलब कौन सी डिमांड लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर तमिल साउथ साइड के थे वो तो हुआ क्या कि उनकी डेथ हो गई फिर प्रोटेस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ गया क्लियर है। अच्छा अब लैंग्वेज के बेसिस पर तो देश बन गए ठीक है अब उसकी कुछ पॉलिसी भी होंगी क्लियर है क्या पॉलिसी थी ये पहला क्या था देखो पहला टेस्ट यहाँ पर पहला टेस्ट यहाँ पर क्या बताया था फेडरेशन वाला ठीक है बांट दिया ठीक है दूसरा क्या था कि लैंग्वेज के बेसिस पर तो बांट दिया है क्लियर है अब उसकी पॉलिसीज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है इतना तुम समझ लो ठीक है ना हाँ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जरूर हैं क्लियर है ना तो हुआ क्या कि उस वक्त सिचुएशन वर्स से वर्स्ट ना हो जाए क्लियर है तब से लेकर अब तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज अब मान के चलिए एक मान लो तमिलनाडु की है तमिल ठीक है फॉर एग्जाम्पल मराठी को ऐसा नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता है बाकी स्टेट्स क्या बोलेंगे तेलुगु वाले हो गए तुम्हारे तमिल वाले हो गए मलयालम वाले हो गए वो हमें क्या कमी थी हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं रखा होगा कॉन्फ्लिक्ट कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं आगे देखो Constitution has not given the status of national language to any language. Hindi identified as official language, but is the mother tongue of only 44% of Indians. हिंदी जरूर बोली जाती है लेकिन 44% अगर आप जाओगे साउथ साइड जाओगे बहुत कम आपको हिंदी बोलने वाले मिलेंगे आंध्र साइड जाओगे तमिल बोलेंगे साउथ साइड जाओगे या तो वो अपनी तमिलनाडु बोलेंगे या वो या फिर इंग्लिश अधिकतर इंग्लिश चलती है वहां पर सेम ही है वो दोनों कहाँ लिखा हाँ नहीं है ना हिंदी आइडेंटिफाइड एज ये लिखा ये नहीं लिखा कि उसको लागू कर दिया था क्योंकि अधिकतर लोग हिंदी बोलते ऐसे 44% बोल रहे थे तो ये आइडेंटिफाई किया गया यानी पहचाना गया कि हाँ भाई 44% लोग हिंदी बोल रहे हैं लेकिन इसको ऐसा ऑफिशियली इंपोज नहीं किया गया कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज ये फर्क है दोनों ठीक है Therefore, there were many safeguards to protect other languages. 22 languages, scheduled languages हैं, ठीक है. आ कैंडिडेट हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप एसएससी वगैरह या कई गवर्नमेंट ऐसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं क्लियर है आप उसमें अपनी रीजनल लैंग्वेज चुन के आप एग्जाम दे सकते हो इफ यू बिलोंग्स टू महाराष्ट्र मराठी में दे सकते हो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम गुजराती जो भी आती है तुम स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज जो अभी तुमको पीछे बता दिया स्टेट्स के हिसाब से ठीक है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न लैंग्वेज अब जो एक तुम्हारा डाउट था ऑफिशियल ये स्टेट ऑफिशियल की बात हो रही ये नेशनल ऑफिशियल की बात नहीं हो रही क्लियर हो गया जैसे हमारे यहाँ अधिकतर यहाँ यूपी की बात करो हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं तुमको अधिकतर जो कचहरी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे हिंदी में ही मिलेंगे गुजराती या तमिल में नहीं मिलेगा यहाँ पर समझ में ही नहीं आएगा कई लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती हाँ ठीक है आगे देखो कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि सिर्फ 44% पीपल्स ओनली नोज हाउ टू स्पीक हिंदी कई लोग लिखना भी नहीं जानते थे उस वक्त थंब इम्प्रेशन क्लियर है लेकिन देखो यहाँ पर इंग्लिश की बात यहाँ पर कैसे आई जैसे हमने बोला साउथ साइड की आप बात करोगे तो इंग्लिश ही वहां पर अधिकतर या तो वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे या सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश हिंदी बहुत ही कम है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज स्टॉप इन 1965 अब ये लैंग्वेज मानी जाती थी कि भाई ब्रिटिशर्स आए थे इंग्लिश बोलते थे इंग्लिश को खत्म करो अंग्रेज खत्म अंग्रेजी खत्म लेकिन ऐसा हुआ नहीं बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड इट कंटिन्यूएशन फर्दर ठीक है भाई आदत हो गई पढ़ ली समझ ली अच्छी लगी नहीं चलना चाहिए आगे तमिलनाडु की बात करें द मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म अल्टीमेट तमिलनाडु कहां पर है साउथ में है ना जो अभी तुमको बताया कि सेकंड लैंग्वेज अगर वहां पर है तो इंग्लिश ही है
Ultimately, the central government agreed to continue the use of English along with Hindi for official purposes. ठीक है? The Indian politician leader handled the situation tactfully and avoided the kind of situation that developed in Sri Lanka. जो तुमको बताया था, ये बहुत सोच समझ के काम किया, बेल्जियम से शायद सीखा होगा या किसी और से, कि भाई हमें वो मैसेकर वाली सिचुएशन नहीं लेकर आना है। और पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि यहाँ देखो लैंग्वेज की बात चल रही है। अब आप देखो लैंग्वेज पे जरूर डिवाइड हुए, लेकिन लोग रिलीजन में डिवाइड नहीं हुए। अब तमिलनाडु में कई प्रकार के लोग रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन अब उनकी रीजनल लैंग्वेज जो है वो तमिल ही है, तो रिलीजन में नहीं बटे वो, हमें लैंग्वेज में वो बट गए। क्लियर है? तो उन्होंने सोचा कि श्रीलंका वाली सिचुएशन नहीं आए कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, फिर सिन्हाला भी चल रही है, फिर दूसरी लैंग्वेज भी चल रही है, समझ के चले। प्रमोशन डज नॉट मीन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। और लोग समझ गए, नेता और आम सिटीजन समझ गए कि भाई देश का विकास का मतलब ये नहीं है कि हिंदी सब बोलते हैं तो नहीं, हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है भाई, तमिल भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, ये सब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। क्लियर है ना? इसको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से ज्यादा नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो एक बात अलग है कि अगर आप किसी दूसरे देश या दूसरे शहर में जाते हैं और आपकी लैंग्वेज बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता, तो एक अटैचमेंट हो जाता कि यार मेरा ही व्यक्ति है। क्लियर है ना? वो एक अटैचमेंट अलग है। सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब कुछ रिलेशंस है यहाँ पर, पानी पी सकते हो। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब यहां पर हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस बिफोर एंड आफ्टर उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? बढ़िया टॉपिक है ये भी। ये थर्ड टेस्ट, पहला टेस्ट हो गया, डिवाइड कर दिया। दूसरा, तुमने एक बढ़िया पॉलिसी बना दी, किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर करा, जिससे मैसेकर होने से बच गया। तीसरा टेस्ट ये था कि भाई अब स्टेट और जो सेंटर है उनके रिलेशन को कैसे बढ़िया किया जाए। पहले बता दें फिर पढ़ लेंगे। ठीक है? पहले क्या है, देखो जो इस चीज में हम पढ़ने वाले हैं, वो पहली चीज क्या है कि अगर हम लोग पहली इलेक्शंस की बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी दैट इज कांग्रेस सबसे ज्यादा सालों तक उसी की गवर्नमेंट रही। तो जिसकी सेंटर में रहती थी गवर्नमेंट, उसी की स्टेट में गवर्नमेंट है। तो क्या यहाँ पर एक ठीक ठाक, या आप कह सकते हो पूरी पावर शेयरिंग ढंग से नहीं हो पा रही। क्लियर है? तो पहले तो ये होता था अर्ली ईयर्स में। बाद में आप पढ़ोगे फिर क्या होने लगा कि वोटिंग ज्यादा नहीं मिली तो दो पार्टी ने आपस में कोalition कर, तो कोalition गवर्नमेंट हो गई। अब जब दो पार्टी आपस में कोalition करेंगी तो कुछ बातें इनको इनकी मानने पड़ेगी, कुछ इनकी मानने पड़ेगी, जो आज प्रेजेंट का स्टेटस है। समझ रहे हो ना? थोड़ा बहुत देखते होगे, पढ़ते होगे तो मालूम चल जाएगा कि वो बिल्कुल आज ही की सिचुएशन है। ठीक है ना? तो पावर शेयरिंग एक्चुअली वर्क्स ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दिस सिस्टम। फॉर अ लॉन्ग टाइम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो तो होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि भाई पूरे एमएलए एमपीज एक ही पार्टी के हैं। क्लियर है? तो कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। The central government often misused the constitutional provisions to dismiss the state government that were controlled by the other parties. अब सिचुएशन चेंज हो गई 1990 के बाद। ठीक है? क्या सिचुएशन चेंज हुई? जो अभी हमने तुम्हें बताया, फिर कोalition गवर्नमेंट वगैरह बनने लगी। क्लियर है? Evolution of regional political parties led to the era of coalition government at the center after 1990, where at the center central government, clear है, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी, बार बार आ रहा है, फ्रीडम, ठीक है, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डेवलप। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इसको इलीगल या गलत नहीं ठहराया गया। ठीक है भाई, आपके वोट पूरे नहीं हो रहे, आपने कोalition कर लिया था, अब तो मेजोरिटी में आ गए, अब बन जाएगी तुम्हारी सरकार। ठीक है? तो गलत नहीं है। by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was the early years after the constitutional came into force. ठीक है भाई? तो आज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू अर्ली डेज। ठीक है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है? जो पीछे पड़ा है उसी से मिलता जुलता है सर। ठीक है ना? आगे देखो। According to the census of 2011, more than 1300 distinct languages were mentioned. एक बहुत बड़ी बात है, तभी इंडिया को बोला जाता है इंडिया द मोस्ट डाइवर्स
डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी ज्यादा है तो फिर कल्चर्स और आप लैंग्वेज देख लोगे, 1300 से ज्यादा लैंग्वेजेस मिली एज देयर मदर टंग बाय द पीपल। Even after grouping these languages under some major language, census found 121 major languages। इन्हीं में से कट ऑफ करके उन्होंने ये देखा कि 121 जो है वो मेजर लैंग्वेजेस है, उसमें भी कट ऑफ कर दिया, तो पता चलता है कि 22 लैंग्वेजेस जो है उसको उन्होंने शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा। और इन्हीं लैंग्वेजेस में आप ऑप्ट कर सकते हो जब आप कोई एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह दोगे। जो पीछे जो देखो, ये अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, जो पहले अमेंडमेंट्स हुए, जो भी उनका जो सेंसस वगैरह निकला था, तो 8 शेड्यूल की बात करें तो 22 लैंग्वेजेस जो है ना शेड्यूल लैंग्वेज कहा गया, ठीक है। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो नॉन शेड्यूल्ड है। ये वो लैंग्वेजेस हैं 18, सॉरी 22, ठीक है। तो अब इसमें देख लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड कम होगी तुम लोग की। अब बिल्कुल लास्ट है, लास्ट का मतलब कुछ ही लास्ट है, टॉपिक भी आई थिंक लास्ट है, लास्ट है ना। देख लेते हैं। What is decentralization? Quiet, quiet voice. I told you previously at the starting of this lecture that what is the meaning of decentralization? The division of power is known as decentralization. ठीक है? So when power is taken away from the central, शब्द अलग है, मायना अलग है। शब्द क्या है? When power is taken from the central institution, तो ये नहीं कि पावर छीन ली गई, नहीं भाई, पावर डिवाइड कर दी गई। क्लियर होगी कहानी? वही है तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों डिसेंट्रलाइज किया गया, ठीक है, वो देख लो। देखो क्यों किया गया, अब उसको रीड नहीं करते हैं, बढ़िया तरीके से उसको समझ लेते हैं कि देखो, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के स्टेट्स ही कुछ कंट्रीज से बड़े हैं। जैसे हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम का लैंड एरिया हरियाणा के जितना, क्लियर, या उसकी पॉपुलेशन का पढ़ा था। तो वही चीज है कि भाई इंडिया इतना बड़ा और डाइवर्स है कि स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यूपी इज बिगर देन रशिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन लैंड एरिया में रशिया इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री, लैंड एरिया की बात अगर कर लो। बट पॉपुलेशन में यूपी रशिया से ज्यादा बड़ा है। और पूरे इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, और यही वजह है कि यूपी में ही सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट होती है, दैट इज 80। क्लियर होगी कहानी? सबसे ज्यादा सीट यहीं पर। चाइना कहां से आई? चाइना नहीं, इंडिया, मतलब यूपी। क्या? नहीं, अब तो इंडिया अपने नंबर 1 पे आ गया ना पॉपुलेशन पे, पहले इंडिया है फिर चाइना है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। आगे देखो, मैनी स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, जो अभी तुमको बताया। अब भाई इतने ज्यादा डाइवर्स हैं कि एक स्टेट का हेड बैठा हुआ उन बड़ी बड़ी सिटीज या डाइवर्सिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर आ गई तुम्हारी लोकल गवर्नमेंट, ये जरूरत पड़ी, ठीक है ना, कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब जैसे हमने देखा कि भाई कुछ स्टेट जो है वो कल्चर के ऊपर डिवाइड है। अब भाई जो कल्चर में रहता होगा कैंडिडेट जिसको खड़ा करोगे, वही तो जानता होगा उस कल्चर के पीपल्स के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है। क्लियर हो रही है ना कहानी? ये भी एक जरूरत थी। तो लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब जब वो आप ही के लोकेलिटी का व्यक्ति होगा तो आप उसको अच्छे से समझा पाओगे, वो आपको अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू हाई लेवल लीडर्स। हमें 15 मिनट लेट मिला था, मालूम है ना तुम लोगों को। तो अब हिसाब से अब टाइम खत्म हुआ है। अब जो हम टाइम लेंगे वो एक्स्ट्रा टाइम कहलाएगा। 26 नहीं, 16 है। छोटे छोटे हैं सब, हो जाए, टेंशन नहीं लो। थोड़ा सा, थोड़ा, बस बस बेटा बॉयस, बस कोई थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा है। आगे देखो, स्टेटस बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 1992। देखो यहाँ पर लास्ट टॉपिक है, इट्स द लास्ट टॉपिक, इज दैट क्लियर? एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, है कि नहीं?
कम से कम कहानियां तो नहीं है इसमें जो तुम लोग को लगता है कि मरे हुए मुर्दे लोगों की कहानियां सुनाते रहते। हाँ, तो इसमें मुर्दे नहीं उखाड़ रहे अपन, टेंशन नहीं लो। क्वाइट देखो यहाँ पर, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखो बेटा बंद करो। इलेक्शंस वर नॉट रेगुलरली, देखो पहले बस 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 चुप हो जाओ बस, मूड स्पॉइल मत करो, बस हो जाने दो, 5-10 मिनट की बात। डू नॉट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, तो देखो भाई 1992 के अमेंडमेंट के पहले क्लियर है, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं, कोई रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, कोई उनके खुद के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब 1992 का अमेंडमेंट हो जाता है, जब तीसरा टेयर बन जाता है, तो होता क्या है, अब लगातार इलेक्शन भी होगा, रिजर्वेशन भी मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। 1/3 सीट जो है वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि 3 में से 1 सीट जो है वो एक वुमेन के लिए है। क्लियर होगी कहानी। एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड, और हर एक स्टेट के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ठीक है, पार्शियलिटी ना हो। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज विद लोकल गवर्नमेंट। क्लियर। अब जो भी स्टेट होगा वो अपने रिसोर्सेज को लोग, यानी कि ये जो पंचायत या जो विलेजेस या टाउन्स है इसके साथ भी शेयर करेगा। क्लियर हो रही कहानी। ठीक है। ग्राम पंचायत है, वही देखो वही लास्ट है और वही चीज चल रही है। ठीक है ना। हाँ जब बस बस क्वाइट देखो, लास्ट फ्यू पेजेस, ठीक है, तो हमने 2 ही मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं बस, अभी कोई कह नहीं सकता हमसे। रूरल गवर्नमेंट, देखो यहां पर रूरल मींस गांव, ठीक है। तो देखो भाई वहां पर ग्राम पंचायत होती है, वहां पर एक पंच होता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच बोलते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे ऐसे पढ़ा दे रहे, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को लेकर, और डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है पूरे गांव को लेकर, ठीक है ना, पूरे गांव का भार उसी के ऊपर है। ग्राम पंचायत जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओवरऑल काम करती है, किसके सपोर्ट से, जिसको बोलते हैं ग्राम सभा। जितने भी वोटर्स होते हैं गांव के वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। क्लियर हो रही कहानी। लास्ट में देख लो, साल में 2 या 3 बार मीटिंग होना अनिवार्य है। क्लियर है। ये क्यों अनिवार्य है, जिससे मालूम चले क्या बजट बना, कितना खर्चा हुआ, जो तुमने वादे प्रॉमिस करे थे वो तुम पूरे कर भी रहे हो, यस और नो, वो सब चीजें, ठीक है। इसमें और क्या है कि a नंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक पंचायत। जब बहुत सारी ग्राम पंचायत आपस में मिला दी जाती है, मिल जाती है, तो उनको बोलते हैं ब्लॉक पंचायत। इनके मेंबर जो होते हैं, देवर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ ग्राम सभा, यानी कि पीपल्स ऑफ द ग्राम मींस गांव, ठीक है। जिला, ठीक है, जिला है। हो गया, बस हो ही गया। ऑल द ब्लॉक पंचायत इन अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट। अब देखो यहां पर ग्राम मिले, ब्लॉक मिला, ब्लॉक मिले, जिला मिला, ठीक है ना। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द सेम वोटर हु इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक पंचायत। आप देखो एमएलए एमपीज वगैरह जो होते हैं वो भी निगाह रखे रहते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। चेयरमैन कौन होता है, जिला पंचायत का, उसका पॉलिटिकल हेड, ठीक है। हाँ बस बिल्कुल, अब मुझे समझ में आ गया, लास्ट है, 2 या 3 स्लाइड है अब। हाँ 2-3 ही है। टाउन एरियाज देखो भाई, पावर शेयरिंग देखो, टाउन एरियाज का सबसे बड़ा चेयरमैन, उसके अंडर में वार्ड मेंबर्स, ठीक है, नगर पंचायत हो गया। म्युनिसिपल चेयरपर्सन, उसके नीचे उसके वार्ड मेंबर्स, नगर पालिका। मेयर, ये शहर की बात है, मेयर वार्ड मेंबर्स, उसको बोलते हैं नगर निगम, हमारे यहाँ नगर निगम है, ठीक है ना। बस खुश हो जाओ, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, अब इसमें कमियां बताई। देखो भाई अगर खूबियां हैं तो कहीं ना कहीं खामियां भी हैं। खामियां क्या है, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा आर नॉट, 2 मिनट, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो देखो इसकी और खामियां क्या बताई गई, कि अधिकतर जो गवर्नमेंट की पावर्स है वो नीचे तक जो फैसिलिटीज हैं नहीं पहुंच पाती। आज आप देखो कितने गांव जो है वो डेवलप्ड है नहीं है। आगे देखो, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नॉट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लास्ट।